पॉलिटी चूँकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जिसको हम एवरग्रीन कह सकते हैं। उसको तो छोड़ना मतलब सुसाइड करना। सब कुछ पढ़ लिया और फिर क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद चीज़ें जो दिमाग में आती हैं वो ऐसे आती है कि अब क्या। जी। तो जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। जी। ये कड़वी सच्चाई। याद होने का मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। एग्ज़ाम की सीरियस तैयारी करें 4-5 सालों तक, 6 सालों तक। तो एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि सब बेकार हो गया कि 30 दिन के रूटीन में हम शायद 15 दिन या 17 दिन भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो ये जो वास्ट नॉलेज बेस है, एक प्रकार से आप एक नॉलेज बम के रूप में है। नमस्कार। सिलेबस सारांश के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसे इग्नोर करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जितना ही ज़रूरी प्रीलिम्स के लिए है, उतना ही मुख्य परीक्षा के लिए और उतना ही ज़रूरी है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में। मैं हूं सुमन झा और मेरे साथ हैं मंजेश सर। वेलकम सर। नमस्ते। सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यूपीएससी के सिलेबस में पॉलिटी और गवर्नेंस इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? देखिए, वही जो अभी आपने बात कही कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा पार्ट है हमारे सिविल सर्विसेज यूपीएससी के सिलेबस का कि जो एग्ज़ाम के हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अगर हम देखें कि टोटल जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 100 क्वेश्चंस में से बाय एंड लार्ज 20 क्वेश्चंस पॉलिटी गवर्नेंस से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते। अगर हम रिटन एग्जाम मेंस की बात करें, तो एक बड़ा सेगमेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। और जब आप साक्षात्कार के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो अंततः आपसे क्या पूछा जाता है? जो देश में संवैधानिक बहस चल रही है, जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में से एक है। सर, पॉलिटी और गवर्नेंस अगर मैं सिर्फ मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करूं, एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी है सिलेबस में है क्या-क्या? क्या-क्या जी, चीज़ें पढ़नी है जी। हमें? पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो जो सिविल सर्विसेज का अपना एग्ज़ाम होता है, तो सिविल सर्विसेज का इन जनरल ये पेपर थर्ड। और अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, जो 4 पेपर्स होते हैं, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है। अब ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है, इसके 5 सब हेडिंग्स हैं। अगर हम एग्जैक्ट यूपीएससी के सिलेबस को देखें, तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जनरल स्टडीज के पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके भीतर क्या है? तो यूपीएससी के सिलेबस की बात अगर हम करें, तो 2012 से पहले यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं था। केवल ये मेंशन होता था कि पॉलिटी गवर्नेंस है। लेकिन 2012 में उन्होंने प्रीलिम्स के सिलेबस को तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मेंस के सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। तो अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेगमेंट को देखें, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट से रिलेटेड का मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और ये संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट दोनों के लेवल पे है। तो एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, तो जितनी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सारी चीज़ें, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री। लेजिस्लेचर की बात करें तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इससे संबंधित सारे मुद्दे, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार। तो एक ये बड़ा सेगमेंट है गवर्नमेंट का। दूसरा बड़ा सेगमेंट है जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले यूनिट में मेंशन किया है कि संविधान के मुख्य प्रावधान। तो मुख्य प्रावधान के तहत अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से मिलान करें, तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 4 चीज़ें, प्रिएम्बल या प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। तो ये भी एक बड़ा सेगमेंट है। तो ये तो गवर्नमेंट की बात हुई, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक बड़ा यूनिट फेडरलिज्म है, सेंटर स्टेट रिलेशन, उसके तमाम आयाम। और उसके साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज, नगर पालिका, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े टॉपिक्स की बात करें, तो एक बड़ा यूनिट है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। हाँ। भारत की संवैधानिक योजना की विश्व के अन्य देशों की संवैधानिक योजना से, तो मतलब कंपैरेटिव गवर्नमेंट उसका एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ एक बड़ा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है।
तो ये तो मेजर पोर्शंस हो गए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, जैसे एक में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सारे संवैधानिक संस्थाएं आ जाएंगी। जैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, इस तरह की संस्थाएं। और स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से फॉर्म होती है या लेजिस्लेचर के एक्ट से। तो जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, तो ये बड़े टॉपिक्स हुए। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके साथ साथ है संविधान की विशेषताएं, संविधान का विकास, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मंत्रालय और विभाग, हित समूह और दबाव समूह। तो कुल मिलाकर यही हमारा एग्जैक्ट पॉलिटी और गवर्नेंस का सिलेबस है। पहली बात तो आप ये बताइए कि हम सोर्सेज क्या फॉलो कर जी। सकते हैं अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, जी तो हम कौन से सोर्सेज फॉलो करेंगे? जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का अपना टॉपिक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि संविधान तो एक ही है भारत का। तो जो मूल संवैधानिक प्रावधान है वो आपको सारी किताबों में एक ही मिलने वाले हैं। चाहे आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो संविधान बदलता नहीं है, सब में एक ही है। तो बेसिक इसमें बहुत सारी किताबों को सेलेक्ट करने की बजाय हम किसी एक किताब को करें। तो एक तो सबसे पहले कि हमें जो संविधान की मूल प्रति है, जिसको बेयर एक्ट आमतौर पर कहते हैं, कई पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं, वो रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसके एक एक पेज को या एक एक आर्टिकल को पढ़ना संभव नहीं है, बट जब कभी हमें कोई दुविधा हो जाए कि भाई ये वर्ड सही है गलत है किताब में, तो हम जस्ट उसका एक प्रामाणिकता को चेक करने के लिए तो एक बेयर एक्ट रखें सबसे पहले। उसके अलावा कोई एक अच्छी किताब रखें। नेक्स्ट आईएएस की किताब है, ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार है, क्वालिटी के लेवल पर भी बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, तो उसको पढ़ सकते हैं। या जो भी संविधान की अच्छी किताबें हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, सुभाष कश्यप की, कोई डीडी बसु की किताब है, कोई एक किताब को आप पढ़ें। एनसीईआरटी 11th का है भारतीय संविधान का परिचय, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा करंट की चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा। और बेसिक हमें कम मटेरियल को यूज करना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। सर, जैसे अगर कुछ टॉपिक्स हैं, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप में पढ़ना, जी ये दो चीज़ें आप कैसे तैयार करेंगे कि इंडियन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? हाँ, अब देखिए वो जो जिस टॉपिक की आपने बात की, वो बहुत ही स्टूडेंट्स के बीच दुविधा और संशय का विषय है कि उसको हम तैयार कैसे करें। खास करके 2012 से पहले वो टॉपिक होता नहीं था सिलेबस में। ये 2012 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आया है। तो सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट अगर आप उस टॉपिक को देखें, एग्जैक्ट उसकी लाइनिंग क्या है, तो एग्जैक्ट उसकी लाइनिंग है भारत की संवैधानिक योजना की विश्व के अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना। तो इसका मतलब ये अपने आप में बड़ा ही संशय पैदा करता है कि अगर इसको हम शाब्दिक रूप में लें कि भारत के संविधान या संवैधानिक योजना की विश्व के अन्य देशों से तुलना, तो विश्व में 190 से ज़्यादा देश हैं, उनमें से ज़्यादातर के पास संविधान है। तो अगर माने कि 150-60 देशों के पास भी संविधान है और 150-60 देशों के संविधान को पढ़ना कैसे संभव है और उसकी तुलना कैसे करेंगे भारत से, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक संविधान को पढ़ने में यदि हमने 1 महीना लगाया तो 160 महीने, तो कई साल लग जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे टैकल करें, तो आप ये देखिए कि 190 देश हैं, 150 से ज़्यादा संविधान हैं, लेकिन संवैधानिक परंपराएं मूलतः 2 हैं। थोड़ा सा इसको मैं एग्जाम्पल से अगर एक्सप्लेन करूं बिल्कुल सर। कि संविधान ढेर सारे हैं लेकिन संवैधानिक परंपराएं केवल 2 हैं। जैसे कि एक परंपरा ब्रिटिश है, ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और दूसरा यूएस ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब अगर ब्रिटिश ट्रेडिशन को आप देखेंगे तो अलिखित संविधान उसमें है, उसमें लचीला संविधान होता है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें यूनिटरी या एकात्मक संविधान है। तो ये एक ट्रेंड है जिसको दुनिया के कई देशों ने अपनाया। और दूसरा अमेरिकन है जिसमें अनरिटन की जगह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो अब ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा और अमेरिका की संवैधानिक परंपरा, इन 2 संवैधानिक परंपराओं में से यदि देखें तो दुनिया के अनेक देशों ने ब्रिटिश परंपरा को अपनाया, जिसके साथ वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, जिसमें इंडिया है, कनाडा है, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे देशों ने अमेरिकन ट्रेडिशन को अपनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान भले ही 150 है
लेकिन संवैधानिक परंपराएं दो हैं। तो मूलतः पता है। मूलतः तो हाँ, दो ही पद्धतियां हैं। तो इससे सबसे पहले तो ये करना है कि भारत के संविधान को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें एकदम टोटलिटी में, बहुत संपूर्णता में तैयार करना चाहिए। ये पहला, क्योंकि इन्हीं दोनों परंपराओं को पूरी दुनिया ने अपनाया। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत फ्यूजन किया, मिक्सचर किया। जैसे हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने, जर्मनी ने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को फ्यूज किया। तो इन दो कंट्रीज को भी हमें रखना चाहिए अपने स्टडी में। स्विट्जरलैंड को रखना चाहिए, उसने कुछ नई चीज़ें की। चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है, रशिया। तो इन 5-6 कंट्रीज को हमें अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई कि हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अब आती है दूसरी बात कि अगर आप इसके टॉपिक को देखें, ये टॉपिक बहुत शानदार है, हेडिंग बहुत शानदार है। भारत की संवैधानिक योजना कि विश्व के अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, कंपैरिजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जनरली हम कैसे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हमने पढ़ लिया पावर्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश सम्राट की शक्तियाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, और हमने पढ़ लिया इंडिया। लेकिन सिलेबस में ये नहीं है कि ब्रिटिश मोनार्क, सिलेबस में भारत और ब्रिटिश की तुलना। तो हमें ऐसे तैयार करना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट से तुलना। तुलना का मतलब ब्रिटिश सम्राट को हम रबर स्टाम्प कहते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो एक कंपैरिजन के पॉइंट्स को जानना होगा, पावर्स को लेके, पावर्स को जहां पर भी कंपैरिजन हो। अब जैसे आप देखें प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बच्चा जानता है कि भाई हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पावर्स काफी मिलती जुलती है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द ऑफिस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द शैडो ऑफ द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये हूबहू उसकी नकल नहीं है, कई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो अब थोड़ा सा उन डिफरेंसेस को हमें कंपैरेटिव जानना पड़ेगा। जुडिशरी का एक उदाहरण मैं आपको दूं कि हमारे यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन, और अमेरिका में भी है। हमने वो सिस्टम अमेरिका से लिया है। अच्छा। लेकिन दोनों के एसेंस में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर का मतलब कि अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत पर बेस्ड है, और हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। सरल भाषा में मैं कहूं तो वहां न्यायपालिका जब किसी एक्ट को देखती है, जब न्याय करती है, तो ये देखेगी कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, राइट और रॉन्ग। तो हमारे यहाँ जब जज देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे उचित और अनुचित क्या है, देखेंगे कि संविधान सम्मत क्या है और संविधान विरोधी क्या है। अच्छा। तो उधर औचित्य का निर्धारण है, जुडिशरी की पावर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ केवल राइट और रॉन्ग की बात है, तो हमारे यहाँ जज केवल ये देख सकता है कि संविधान सम्मत है या नहीं। थोड़ा सा इसको इस रूप में देखें कि ब्रिटिश जुडिशरी के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन के बारे में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ए लिखा है, जज यदि उसकी बी व्याख्या कर दे कि बी व्याख्या उचित है तो बी व्याख्या सही है, देश में वही चलेगा। बट हमारे यहाँ अगर मैं, और ये जो कथन मैंने कहा है जस्टिस ह्यूजेज का कथन है, वहाँ के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और अमेरिका का एक तरह से आप कह सकते हैं राजनीतिक मुहावरा है, सब मानते हैं इसको। बट उसकी तुलना में अगर इंडिया की बात मैं करूं तो यहाँ पर हमें कहना चाहिए कि जजों को वही कहना चाहिए जो संविधान है। तो वहाँ जो जज कहेंगे वो संविधान है, हमारे यहाँ जजों को वही कहना चाहिए जो संविधान है। तो कहने का मतलब कि आप तुलनात्मक रूप में तैयार करें। दूसरी बात तो इस पेपर में ये होनी चाहिए। तो ये इसको पढ़ने का सही तरीका है कि आप 6-7 कंट्रीज को सेलेक्ट करें और हर जगह उसको तुलनात्मक रूप में पढ़ें। एक अगर हमें ये समझना हो कि मेरे पास समय कम है, मान लीजिए मैं अभी तैयारी शुरू कर रही हूँ और बहुत कम समय है, प्रीलिम्स मुझे 2025 का प्रीलिम्स लिखना है, तो मैं प्रायोरिटाइज किस तरीके से करूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे सबसे पहले तैयार कर लेना है, और फिर अगर मेरे पास समय बचेगा तब मैं बाकी के टॉपिक्स तैयार करूंगी। देखिए, पॉलिटी चूंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे इसको हमें एवरग्रीन कह सकते हैं, उसको तो छोड़ना मतलब सुसाइड करना है। जैसे इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का पोर्शन है, संविधान का दर्शन, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं: प्रस्तावना, मूल अधिकार,
राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, तो ऑफ कोर्स इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट वाला हिस्सा है उसको अच्छे से तैयार करें, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा फेडरलिज्म एक बड़ा टॉपिक है, उसको तैयार करना चाहिए। जो कंपैरिजन वाला पोर्शन, इससे एक आध सवाल आते हैं, इसको भी तैयार करें। तो ये तो सबसे की एरियाज है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, बाकी पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सवाल इसी सवाल से निकलता है सर, क्या अगर मैं अभी तैयारी शुरू करती हूँ, जी जिस समय हम अभी हैं, तो लगभग 6-8 महीने जो बचे हैं, तो जी। क्या मेरे पास चांसेस हैं कि मैं तैयारी करके अगले साइकिल में यूपीएससी क्लियर कर पाऊँ? कि इसकी पूरी चांसेस है, पूरी चांसेस है कि आप कर सकते हैं। जो भी तैयारी करे वो कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है और अपने लंबे तैयारी के अनुभव से, 2 दशक के टीचिंग के अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि कई फैक्टर्स का इसमें रोल होता है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो तय करती है कि आपकी तैयारी कैसी है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल। और कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि कम अच्छी तैयारी में सिलेक्शन नहीं होगा। जी। वो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है। ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको लिंग्विस्टिक स्किल, अपनी भाषाई कुशलता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाषाई कुशलता का मतलब शेक्सपियर, कालिदास या प्रेमचंद होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप में एक्सप्रेशन की क्षमता होनी चाहिए। और जिस बात को आप लिखना चाहते हैं उत्तर में, आप एक्चुअली जो लिखना चाहते हैं वही चीज़ कम्युनिकेट होकर एग्जामिनर तक पहुंच पाए, इसको मैं लिंग्विस्टिक स्किल कहता हूँ। अब सवाल आता है कि ऐसी लिंग्विस्टिक स्किल एक तो आती है कि आपकी भाषा कैसी है, लेकिन केवल भाषा से नहीं होगा, बल्कि विषय की समझ कैसी है। तो अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप कम तैयारी में भी अच्छा कर सकते हैं। और थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात होती है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, और इसको मैं अपने छात्रों को हमेशा क्लास में भी कहता हूं जब प्रीलिम्स के लिए कोई एडवाइस लेने आता है, और अभी फिर इस मंच से भी कह रहा हूं कि एक आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको प्रयोग करके देखो। एक तो आपने जितनी तैयारी करनी है कर ली, आप 20 ईयर्स के आईएएस मतलब यूपीएससी, और इसके अलावा जितने अपने हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाले हैं आयोग, चाहे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार का लोक सेवा, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो भी हो, आप इसके 20 ईयर्स के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर जाओ। आपको 10% क्वेश्चन यूपीएससी में मिल जाएंगे, 100 में से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि बड़ा नंबर है। जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जी। और मतलब 45-46 करके आपका क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स। तो इसको भी करें जो शॉर्ट करना चाहते हैं। मेंस में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कम जानकारी में भी आप उत्तर लिख पाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इस साइकिल में कर रही हैं। सर, अगर मैं आपको 2 दशक पीछे ले जाऊं, जी और जब आप तैयारी कर रहे थे, जी आप तो मतलब पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे टीचर तैयारी कर रहे थे तो वो कैसे पढ़ते थे, और जी दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगता है कि आपके समय में आपने की, जो हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जी। कि हमारे समय, जब अगर मैं अपनी बात करूं तो 2001 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, और 2005, 28 ईयर्स उस समय मेरी आयु हुआ करती थी, तो 2005 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट अपना कंप्लीट कर लिया। बीच में 2001 और 2 में लगातार दिया, 3 में मैंने ब्रेक लिया, और 4 और 5 में लगातार, उसमें 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, और 30 ईयर्स एज लिमिट थी। तो अगर हमारे समय की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग था, और थोड़ा सा मैं मतलब रोचक भी लगेगा छात्रों को ये जानकर कि उस समय परीक्षाएं कैसी होती थी। तो देखिए, हमारे समय जो मेजर वेटेज हुआ करता था वो ऑप्शनल पे होता था, और हमारे समय का पैटर्न ये था कि 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब कि एक में 2 पेपर, तो 4, आज के लिहाज से 4 पेपर। आज आप 2 पेपर देते हैं, एक ऑप्शनल, उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। एक ऑप्शनल 600 का था, 300, तो 2 ऑप्शनल 1200 के हो गए। और जीएस का भी 2 पेपर केवल होता था, 600 का 1800, और बाकी 300 का ऐसे का पेपर हुआ करता था। तो एक तो ये बहुत बड़ा अंतर था कि हमारे यहाँ जीएस की वेटेज बहुत कम थी और ऑप्शनल की वेटेज बहुत ज़्यादा थी। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल में बहुत अच्छे थे वो अच्छी
रैंक भी पा जाते थे, भले ही जीएस थोड़ा सा वो इग्नोर भी करे, क्योंकि 1200 तो हमारा ऑप्शनल से आ रहा है। लेकिन 2 ऑप्शनल तैयार कर रहे हाँ, हैं। 2 ऑप्शनल तैयार जी। करने, फिर भी दूसरा जो बड़ा डिफरेंस था हमारे टाइम पे, तो जीएस में तो 1 मार्कर भी क्वेश्चंस थे, 2 मार्कर भी थे, 3 मार्कर, 5, 6 इस तरह से होते थे। लेकिन ऑप्शनल आज की तुलना में बहुत आसान था, मैं कहता हूँ। यह आसान इसलिए था कि टोटल 8 क्वेश्चंस होते थे। 8 अच्छा। क्वेश्चंस का मतलब एक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। जी। आज ऐसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है, तो पेपर 1 के पार्ट ए में 1, 2, 3, 4 होगा, और पार्ट बी में 5, 6, 7, 8 होगा, और 8 में से हमें 5 क्वेश्चंस करने होते थे केवल। अच्छा। 5, जिसमें हाँ। पहला और 5वां शॉर्ट नोट होता था, 3 जी। 3 जी। वो कंपलसरी थे। तो इसका फायदा ये होता था कि हमें पता है कि 5 क्वेश्चन करने हैं और हमारे पास ऑप्शन है कि ये या ये या ये, तो हम लोग बहुत सेलेक्टिव हो जाते थे, छोड़ देते थे छोड़ पीछे। देते थे। हाँ। और 60% सिलेबस में हमारा ये पैटर्न रहता था, 60 से 70% सिलेबस अगर अच्छे से आपने ऑप्शनल का कर लिया तो 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। अब अगर आज से थोड़ी हम उसकी तुलना करें, तो आज आप देखिए कि बिल्कुल पैटर्न अलग है। एक तो आज सारा फोकस जीएस पे शिफ्ट हो गया है। ऑप्शनल आपका केवल 500 का है, हुँ। जीएस आपका 1000 का है। हुँ। पहला तो एक मेजर ये है कि जीएस डिसाइसिव है। दूसरा कि अब ऑप्शनल में भी जीएस के पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 मार्क्स के, 20 मार्क्स के और 30 मार्क्स के। और ऑप्शनल में अब वो वाली बात नहीं कि आप Selective। 60% हुँ। होकर जा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। हुँ। पहले 8 क्वेश्चन थे, हुँ। अब भी 8 ही क्वेश्चन है, लेकिन अब हर क्वेश्चन का 3 पार्ट है, हुँ। 4 पार्ट है, तो कुल मिलाकर अब 25-30 क्वेश्चन है, तो सिलेबस छोड़ नहीं सकते। तो एक मेजर डिफरेंस आज की तैयारी में ये है। तो इसलिए आज के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे सिलेबस को पढ़ने की बात करें। लेकिन डिफरेंस एक ये भी है कि उस समय हमें डेप्थ में जाना पड़ता था। हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि 8 में से 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो एक क्वेश्चन नॉर्मली 600, 700, 800 वर्ड्स में होना है। तो हुँ। एक तरह से ऐसे है, हर क्वेश्चन छोटा ऐसे है, तो इसीलिए उसके डेप्थ में जाना जरूरी है। आज उसकी तुलना में एक अगर थोड़ी सी सरसरी निगाह से भी आप पूरे सिलेबस को कर लेते हो और राइटिंग स्किल है, तो आज आप कर सकते हैं। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, तो आज हमें तैयारी उसी तरह से करनी चाहिए। सर आपने राइटिंग स्किल पे बहुत फोकस किया जी। है, तो अगर आप हमें या तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू या अगर आप हमें बस थोड़े से टिप्स दे पाएँ कि ओवरऑल जीएस पेपर्स के लिए जी। राइटिंग स्किल हम डे 1 मेरा है आंसर राइटिंग का, जी। तो मैं कैसे अपनी राइटिंग स्किल ठीक कर सकती हूँ? जी, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा, अगर कोई की एक मेरे से कहे कि ये कुंजी ऐसे यूपीएससी खुल सकती है, एक कुंजी, कोई एक, कई कुंजियां, बट एक कुंजी जो मास्टर की है वो राइटिंग स्किल। और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए। हुँ। अब सबसे पहली बात है कि आप ये जान लें कि कोई एग्जैक्ट मॉडल आंसर नहीं होता है। एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के मॉडल देते हैं, टीचर्स लिखवाते हैं, बट एक्चुअली कोई मॉडल आंसर हो नहीं सकता है, इसीलिए क्योंकि हर क्वेश्चन की डिमांड अलग है। हाँ, बट कुछ जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात देखिए, आज के समय में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स की सबसे पहली समस्या है कि इंट्रोडक्शन क्या हो, एक क्वेश्चन की पहली लाइन क्या हो, हम शुरू कहाँ से करें। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की है, भाई आप स्पीच देने जा रहे हैं, पहली लाइन क्या हो, उसके बाद एक फ्लो बन जाता है, तो पहली लाइन क्या हो, इंट्रोडक्शन क्या हो, कंक्लूजन क्या हो। तो सबसे पहला कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो एग्जाम होते जब हम दिया करते थे 2 दशक पहले, तो उस समय इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 600-800 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो हुँ। आपके पास स्कोप है। बट आज आपको लिखना है 150 शब्दों में हुँ। या 200 शब्दों में, जनरल स्टडीज में। तो जहां 150-200 शब्दों में लिखना, अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट भी होते हैं, कई बार 3 पार्ट भी होते हैं, 2 पार्ट तो नॉर्मली होते ही है क्वेश्चन के। तो हमारे पास अब स्कोप बहुत कम है वर्ड को यूज करने का। तो कहने का मतलब शब्द अब हमारे लिए मोती हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थे, जी। बट पहले थोड़ी इधर उधर की बातें भी चलेंगी, बट हमारे लिए एकदम प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली बात कहता हूं कि राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, हुँ। एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप 10 ईयर्स जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको लें। आप एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट है, पहली बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया
तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, और सबसे पहले ये समझो कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में पूछा क्या जा रहा है, ये पहली बात है। तो अब हमने समझ लिया कि क्वेश्चन इस चीज़ पे है। या एग्जैक्ट अगर मैं मान लो कि कोई क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए सवाल आ जाए कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन पर इस बार सवाल आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत, सीधा ही सवाल आया। तो ठीक है, पहली बार में हमने समझ लिया कि अच्छा इसमें इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में हमें लिखना है। अब आता है कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन के लिए आज के ज़माने में चिंतित होने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लंबा इंट्रोडक्शन लिखने का स्कोप नहीं है, 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन का होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कोई फिक्स इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के से ही इंट्रोडक्शन निकालेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऐसा होगा जिससे वो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए। अच्छा। अब जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन वाले क्वेश्चन की हम बात करें, आगे कि भाई इसके पक्ष और विपक्ष, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है और सब अलग अलग लाइनें ले सकते हैं। थीम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हाल में रामनाथ कोविंद समिति की कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनी और जिसने इसकी सिफारिश की, और थोड़ा सा एक पंक्ति में उसकी मीनिंग बता सकते हैं कि इसका अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना, 1 या 2 पंक्ति अधिकतम। तो इंट्रोडक्शन, पहली बात कि कभी भी आप ये सोच के ना जाएं कि हमें क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, 1 लाइन मैक्सिमम 2 लाइन्स। उसके बाद आप सीधे बॉडी पे आ जाओ। बॉडी का मतलब मान लो पक्ष और विपक्ष है, जैसे सवाल आए थे इस बार की जीएस में, वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप सीधे इसके टू द पॉइंट आइए कि भाई इसके पक्ष में ये 3-4 आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पर भी बात आती है कि कई जगह जब पढ़ाया जाता है या आप नोट्स देखेंगे तो 10 आर्ग्यूमेंट बताए गए, 15 आर्ग्यूमेंट बताए गए जी, और उसके प्रोस कॉन्स भी 15-15 बता दिए। 15-15 याद करना भी पॉसिबल नहीं है, पढ़ना भी लिखना भी पॉसिबल नहीं है, और वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के याद करना तो बिल्कुल ही। और कोई एक क्वेश्चन और पहले से तो पता है नहीं कि ये क्वेश्चन आना है। तो वो जब आप उन 15 पॉइंट्स को देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर थोड़ा सा आप वर्क करेंगे तो वो 15 पॉइंट 4 या 5 पॉइंट में समराइज किए जा सकते हैं। तो पहली बात कि हम 4 या 5 पॉइंट डिसाइड कर लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे और उसी में हम सबको इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने उसके बाद बॉडी लिखा, उसके बाद आती है कंक्लूजन की बात। तो फिर कंक्लूजन भी बहुत लंबा नहीं होगा, 1 या 2 लाइन्स में होगा। 1 या 2 लाइन्स में होगा कि जैसे क्वेश्चन का नेचर अगर सजेशन वाला है तो हम जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, तो थोड़ा सा इसमें हम सजेस्टिव हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए इंडो कनाडा रिलेशन, सहयोग के बिंदु क्या हैं और तनाव के मुद्दे क्या है, तो थोड़ा सा इसमें फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 1 या 2 लाइन्स में कंक्लूजन भी रखना है। तो अगर इस पैटर्न पे चलें तो हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ग्रामेटिकल वो सब तो बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक चीज़ें हैं, एरर ना हो। तो जो हम अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंटेंट के साथ साथ आपके हिसाब से लैंग्वेज पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा आर्टिकुलेशन ठीक होना चाहिए, बल्कि लैंग्वेज मूल मंत्र है। जी। यहाँ से अगर सर हम आगे बढ़ें तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने पहले आपसे जो पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो बेयर एक्ट आपने कहा था कि बहुत सारे बच्चों को वो भी समझ नहीं आएगा कि हम पढ़ें कैसे। हमारे सामने बेयर एक्ट है और बहुत सारी किताबों में इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं। पॉलिटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम कितने कौन से शेड्यूल के अंदर कौन सा आर्टिकल है और उस आर्टिकल के अंदर कौन सा पार्ट है, क्लॉज है, वो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हम किस तरीके से इतनी चीज़ें अपने दिमाग में रख सकते हैं? ये मतलब बहुत बड़ी दुविधा है पॉलिटी के साथ कि इतने सारे आर्टिकल्स को हम कैसे याद रखें। दूसरी बात कि क्या सारे आर्टिकल्स याद रखने ज़रूरी हैं। तीसरी बात कि आर्टिकल्स को किस लैंग्वेज में याद करें। तो इसमें एक फार्मूला जो हम अपनाते हैं कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक, तो ऑफ कोर्स यूपीएससी की अगर आप सीरियस तैयारी करें तो आपको याद होना चाहिए। याद होने का मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, मतलब आपको थीम पता होनी चाहिए। आपको थीम पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब उसको राज्यों का संघ कहा गया है।
आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। कहने का मतलब उसका सारांश होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक हमने कहा, ये पूरा फिलोसॉफिकल पार्ट है और यहाँ एक एक आर्टिकल पर बहुत सारे डिबेट्स हैं। तो कई बार हमें कोट करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए पराली का मसला चल रहा है। जी। आज भी मैं देख रहा था टीवी में कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई पिटिशन दायर नहीं की है, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इतना एक्टिव है? तो बात है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फ्रेश एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए वो इतना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 1 से 51A तक तो हमें याद रखना चाहिए, जिसके तहत कितने भाग 1 से लेकर भाग 4A तक आते हैं, उसमें कवर होते हैं ये आर्टिकल्स। इसके बाद हमें सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने, हमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और वो क्लास में भी जब हम लोग करवाते हैं तो बिल्कुल पिन पॉइंट करवाते हैं, भाई ये आर्टिकल्स, भाई प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड ये आर्टिकल्स है, तो इतने याद रखो, सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने। दूसरी बात कि आर्टिकल्स को हूबहू उसी भाषा में याद ना करें, बल्कि याद करने की एक तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो भी तो इग्नोर करें, क्योंकि वो भाषा बहुत डिफिकल्ट है। और आपने कहा कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ें, तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि बेयर एक्ट ना पढ़ें। तो फिर बेयर एक्ट रखने के लिए मैंने क्यों कहा? इसीलिए कहा बेयर एक्ट रखने के लिए कि कहीं किसी फैक्ट में कोई कंफ्यूजन हो रहा है। ये आर्टिकल 17 किताब में ये है और कहीं और उसकी, तो हम बेयर एक्ट से उसका केवल कंफर्मेशन करें जी। क्योंकि बेयर एक्ट बहुत डिफिकल्ट है, वो संविधान निर्माताओं की मूल भाषा है, तो उसको उस रूप में रखें, बाकी एक किताब पढ़ें। तो आर्टिकल्स को लेकर मैं अंततः यही कहूँगा कि आर्टिकल्स सारे याद नहीं करने हैं। शुरुआत के आर्टिकल्स कुछ हमें याद होने चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आर्टिकल्स हूबहू संविधान की भाषा में याद करना जरूरी नहीं है, उसका थीम हमें याद होना चाहिए। सर, ये तो हमने बात कर ली कि परीक्षा क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मैं थोड़ा सा अलग पूछूंगी, जो परीक्षा जो दे चुके हैं उनके लिए है ये, कि हर साल ऐसा होता है कि एक बड़ा लॉट है जो क्लियर नहीं कर पाता एग्ज़ाम, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमने 6 साल दे दिए इस परीक्षा को, और इतने आर्टिकल्स याद किए हमने, इतने शेड्यूल याद किए, और वर्ल्ड की हर चीज़ पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, और फिर क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद चीज़ें जो दिमाग में आती हैं वो ऐसे आती हैं कि अब क्या, अब आगे क्या। बिल्कुल। तो 6 साल हमारे चले गए। आपको क्या लगता है सर कि यूपीएससी के सिलेबस जो हम इतने अच्छे से तैयार कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है, इतने साल देना, तैयारी करना, और जब हमारा नहीं होता है एग्ज़ाम क्लियर, तो हम कैसे अपने आप को समझाएं, संभालें, निकालें? जी, बल्कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, एक कड़वी सच्चाई। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा, और बहुत निर्णायक तरीके से और बहुत सोच समझ कर कहूँगा, कि तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि तैयारी करने से हमें एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाता है। हाँ, ये ज़रूर मैं सावधानी बरतने के लिए स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक प्लान भी अपना रेडी रखना चाहिए। जैसे जब मैं अपनी बात करूँ कि 2000 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं से सीरियस तैयारी भी शुरू की। तो आपने किस सब्जेक्ट में सर? पॉलिटिकल साइंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। तो 1998 में मैंने MA किया, BA किया, 2000 में मास्टर्स किया, लेकिन साथ के साथ टीचिंग का हमने, और MPhil में भी मैं एनरोल हो गया जी। और साथ के साथ इधर UPSC की भी तैयारी चल रही थी। नेट JRF भी उसी समय क्लियर कर लिया, PhD में भी आखिरी अटेम्प्ट तक आते आते एनरोल हो गया। तो उसका फ़ायदा ये निकला कि जब 2005 के अक्टूबर में हमारा मेंस ख़त्म हुआ, 4th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट था, तो मार्च में रिजल्ट आने वाले थे मेंस के, और जनवरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में परमानेंट सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो ये प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अब उस समय हमारे पास बड़े लिमिटेड प्लान भी हुआ करते थे जी, बट आज इतना डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड है कि आज के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप प्लान भी रेडी रखें। वो टीचिंग हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो मीडिया हो सकता है, वो इवन आपका स्टार्टअप हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि तैयारी क्यों ज़रूरी है? तो तैयारी इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये एग्ज़ाम की सीरियस तैयारी करेंगे 4-5 सालों तक, 6 सालों तक, तो एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि सब बेकार हो गया,
बट जब एक्चुअली आप एंटर करेंगे लाइफ में, कहने का मतलब जब चक्रव्यूह में आप घुसेंगे तो आप फील करेंगे कि वो जो शिक्षा थी वो हर कदम पे आपको मदद करती है। कहने का मतलब आपने टीचिंग ज्वाइन किया तो आप एक बेहतर टीचर के रूप में होंगे, अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपके लिए। अगर आप मीडिया में जाते हैं तो बाकी संवाददाताओं या एडिटर्स की तुलना में आपकी इमेज बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत शानदार तरीके से तैयारी किया, किसी भी चीज़ पर आपकी राय बहुत निर्णायक होगी, अट्रैक्ट करेगा लोगों को, तो आप पॉपुलर होंगे इस फील्ड में। इवन मैं तो ये कहता हूँ, आप देखें कई सारे एग्जाम्पल हैं कि एमबीए चाय वाला, यूपीएससी चाय वाला, अगर आप चाय भी बेचेंगे तो वो इतने शानदार तरीके से बेचेंगे और इतने इनोवेटिव तरीके से बेचेंगे कि उसमें भी आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब लॉ में जाएंगे तो आपको बेसिक हर चीज़ की, तो इस एग्जाम की यही खासियत है कि आप कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द स्काई। ये ऑलमोस्ट इसके सिलेबस में हमें फॉरेन पॉलिसी पता है, हमें साइंस टेक्नोलॉजी पता है, हमें एनवायरनमेंट पता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमें हिस्ट्री पता है, हमें कल्चर पता है, ज्योग्राफी पता है, हमें क्या नहीं पता है। तो ये जो वास्ट नॉलेज बेस है, एक प्रकार से आप एक नॉलेज बम के रूप में इसको नेगेटिव रूप में ना लें कि उसकी जो वो निकलेगी रोशनी तो फटेंगे वो नहीं आप। फटेगी नहीं और वो चौंधिया देगी लोगों को की आंखों को, कहीं भी आप जाएंगे। ये तैयारी जरूर करनी चाहिए। सर, आपने बताया कि आपका प्लान बी भी रेडी था। जी आपने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। आप पीएसआईआर हमें पढ़ा भी रहे हैं, जी यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल साइंस आप जी क्लासेस लेते हैं नेक्स्ट आइस में। सर, अगर आप ब्रीफली बता पाएँ कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारा पीएसआईआर ऑप्शनल है, जी अगर ऑप्शनल के सिलेबस पे आप थोड़ा सा हमें गाइड कर जी पाएँ कि उसके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जी और अगर मैं पीएसआईआर ऑप्शनल लेके चल रही हूँ जी तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं? जी कि अगर मैं पहले सिलेबस के कंटेंट की बात करूं, जी। क्योंकि सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पीएसआईआर में है क्या। जनरली इसको हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में जानते हैं, बट पूरा नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हम्म। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसका एक पार्ट है। तो जैसे बाकी सारे पेपर्स होते हैं, इसके भी दो जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वैसे इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब थोड़ा सा मैं बाइफर्केट करता हूँ कि पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या है। ये जो पेपर 1 है इसके दो पार्ट हैं, जी। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। तो पेपर 1 की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी। अब पहले पार्ट ए की बात अगर मैं करूं तो पार्ट ए बेसिकली इसमें अगर 1 2 3 4 देखें तो 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये 10 टॉपिक्स बेसिकली 3 चीज़ों को लेकर है। पेपर 1 का पार्ट है जी। जिसमें सबसे पहला हिस्सा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें हमें 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर पढ़ने हैं। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर नाम सुन के कई लोग बेहोश हो जाते हैं, बट याद रखो ये वो वाली फिलोसफी नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं कि दुनिया भर के थिंकर्स हैं, 9 ऐसे थिंकर हैं जो आप जीएस में भी कहीं ना कहीं उनके विचारों को यूज करते हो। जैसे वेस्टर्न की बात करें तो प्लेटो है, अरस्तु है, कार्ल मार्क्स है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो इन सारे फिलोसोफर्स का आप यूं भी पढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। दूसरा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम इंडियन फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं। ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो हर जगह आपको यूजफुल है, जैसे गांधी है इसमें, अंबेडकर हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय हैं। आजकल बहुत कल्चरल नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात चल रही है, तो उसके एडवोकेट हैं अरविंद घोष। अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है जिसमें कौटिल्य हैं, धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है जिसमें मनु है। तो 6-7 थिंकर्स आपको पढ़ने हैं। तो सेकंड इसका पेपर 1 का पार्ट ए का हिस्सा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और तीसरा हिस्सा है राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी, जिसमें आप पढ़ते हैं न्याय, समानता, लोकतंत्र, अधिकार, विचारधारा, ऐसे टॉपिक। तो ये हो गया पेपर 1 का पार्ट ए। अब ये जो पार्ट ए है जिसको हम कोर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। कोर का मतलब ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, क्योंकि बाकी चीजें हम देखेंगे जनरल स्टडीज। अब आते हैं पेपर 1 के पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में बेसिकली दो चीजें। इसका जो पहला हिस्सा है जो ऑलमोस्ट 1/3 है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें भी जो बिल्कुल उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है केवल वही पढ़ना है, बेकार के बोझिल टॉपिक्स नहीं पढ़ने। जैसे संविधानवाद, मतलब नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी के आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा महिलाओं की भूमिका, मतलब जो कोर टॉपिक्स हैं वही पढ़ने। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन, जो बिल्कुल आपका जनरल स्टडीज है। तो ये हमने पेपर 1 का पार्ट ए देखा और पार्ट बी देखा, देख लिया। जिसमें कि बेसिकली पॉलिटिकल थॉट थियरी
और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और नेशनल मूवमेंट। अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 में भी पार्ट ए और पार्ट बी है। कि पार्ट ए में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस, वो बड़ा छोटा पोर्शन है, केवल 4 टॉपिक से छोटे छोटे। तो उसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग देशों के संविधान पढ़ने, राजनीतिक दलों की तुलना, दबाव समूहों की तुलना। ये है जो उसका मेजर पोर्शन है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें वो सारा इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते हैं जो जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं। कोल्ड वार, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, उसके बाद यूएन, यूरोपीय संघ, तो जो भी इस तरह के टॉपिक्स और कुछ थियरी है। और पेपर 2 का जो पार्ट बी है वो बेसिकली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत की परमाणु नीति, महाशक्तियों के साथ संबंध, रूस के साथ संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, भारत और गुट निरपेक्षता, तो इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो अब ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं, इस पूरे सिलेबस को, अभी तो हमने पार्ट वाइज देखा, तो इसका जो पेपर 1 का पार्ट ए है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इंडियन, वो जनरल स्टडीज से अलग है। अच्छा। बाकी जो 75% पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पूरा जनरल स्टडीज है। तो उसमें हेल्प कर रहा है, हेल्प करता है, बल्कि हेल्प नहीं करता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेता है तब भी वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, और अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं लेता है तब भी वो 75% पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ लेता है। आप जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो जीएस पढ़ रहे हैं, आप जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे जीएस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसीलिए बहुत ही शानदार ऑप्शनल है और इसको रखना चाहिए। और यूं भी मैं कहता हूं कि एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको पूरी दुनिया की समझ दे देता है। सर, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपने बताया कि आपने खुद भी इतना पढ़ा है और आप इतने सालों से पढ़ाते भी आ रहे हैं। जी, पीएचडी इसमें मैंने की हुई है। जी, आपने पीएचडी की हुई है इसमें। सर, अगर पॉलिटिकल साइंस में मुझे पूछना हो, जब आप तैयारी कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, या अभी भी इस समय, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ने में? यूं अगर मैं कहूँ तो पूरा पॉलिटिकल साइंस ही मुझे अच्छा लगता था शुरू से ही। इसीलिए मैंने, और पॉलिटिकल साइंस में +2 से ही, आप समझ सकते हैं कि 11th से ही ये मेरा एक फेवरेट विषय रहा। ग्रेजुएशन में ऑनर्स भी किया, एमए, एमफिल, पीएचडी। अगर फिर भी उसके बाद सेलेक्ट करना हो मुझे पॉलिटिकल साइंस में, तो कॉलेज के दिनों में और अभी भी जो सबसे अच्छा पेपर मुझे लगता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं सेकेंड ईयर में था बीए में, तो बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स में उस टाइम, अब तो सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ, एक पेपर हुआ करता था कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो दुनिया के संविधानों को तुलनात्मक रूप में पढ़ना ये मेरी हॉबी भी थी, तो वो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग ऑफ। अगर सेकंड की मैं बात करूं भारत के संविधान के संदर्भ में, तो इसका जो फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन हमें रखना है कि नहीं रखना है। सर, एक अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एडवाइस जो आपको, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो नहीं हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर एक एडवाइस आपको देनी हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है तैयारी में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर तो बहुत सारे एडवाइस, मतलब सारे एडवाइस में एक एडवाइस को करना बड़ा कठिन है। फिर भी अगर मुझे एकदम कहा जाए, क्योंकि भाई यूपीएससी में आप देखते हैं जब प्रीलिम्स होता है तो चारों ऑप्शन सही होते हैं, बट फिर भी जो सर्वाधिक सही विकल्प है, तो अगर उस रूप में मुझे कहना ही पड़े तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो सबसे पहली चीज़ है और जिसके बिना आप सेलेक्ट शायद ना हो पाए, और सेलेक्ट होने की बात तो अलग है, जीवन में कभी सफल ना हो पाए, रेगुलरिटी आप मेंटेन करिए। रेगुलरिटी से देखिए मेरा आशय ये है कि जनरली होता क्या है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो बड़े उत्साह में होते हैं और उत्साह इतना होता है कि 15 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये हैबिट होते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं, 6 बजे जगना, 6:15 बजे टॉयलेट से आना, 6:30 बजे चाय पीना, मतलब एक एक मिनट कि वो बनाकर रखते हैं, लेकिन महीने के अंत में जब देखते हैं तो आउटपुट कुछ नहीं। कारण यह है कि हम 2 दिन तो बहुत जोरदार पढ़ते हैं, सिलेबस को फॉलो करते हैं, तीसरे दिन शिथिल हो जाते हैं। तो रेगुलरिटी मेंटेन किया। रेगुलरिटी का मतलब मैं कहता हूं कि 6 आवर्स, बहुत ज़्यादा नहीं, 6 आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे आप पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। रेगुलर का मतलब कि महीने के 30 दिन है तो 29 या 28 दिन कम से कम जरूर पढ़िए, 28 दिन से तो कम नहीं। अब 6 ही घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो जी, और उसको मेंटेन करो। अब 6 घंटे का मतलब 6 घंटे बैठ के पढ़ने पर, कितनी देर आपने मोबाइल चलाओ उसको माइनस करो कितनी देर आपने फोन पे बात किया उसको माइनस करो। पहली बात तो ये।
और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि सोते समय जब भी आप सो रहे हो तो एक बार अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो कि हमने 6 घंटे, मैं केवल 6 घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ, कि 6 घंटे सब्सटेंटिव पढ़ाई की बात, तो आज आपने कितनी पढ़ाई की, और डेली, और एक उसको लिखो भी सोते समय कि आज मैं 4 घंटे पढ़ पाया, आज 5 घंटे, और रीजन की आज मैं यहाँ चला गया, यूपीएससी का फॉर्म डालने चला गया। आप देखेंगे महीने में होता यह है कि 30 दिन के रूटीन में हम शायद 15 दिन या 17 दिन भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। जो रेगुलरिटी 6 घंटे की मेंटेन कर लेगा तो उसका रास्ता बहुत आसान हो जाए। जी सर। सर, आपसे बातचीत करके जी। हमारे जो एक बोलते हैं होलिस्टिक गाइडेंस जी। आपने हमें दी, और हमें बहुत ज़रूरत थी कि हमें सिर्फ जीएस के सिलेबस का नहीं, ऑप्शनल के सिलेबस का नहीं, लाइफ के सिलेबस में हमें आगे जी, कैसे जी, बढ़ना है, जी। ये आपने हमारे लिए क्लियर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा सिलेबस सारांश का एपिसोड जो डेडिकेटेड था पॉलिटी और गवर्नेंस पे। आज हमने जाना मंजेश सर से कि तैयारी पॉलिटी की कैसे करनी है, सिलेबस के कौन से विषयों को उठा के हमें सबसे पहले पढ़ना है, किन विषयों को हम थोड़ा अलग से पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हैं, हमें अगर पीएसआईआर ऑप्शनल रखना है अपना पॉलिटिकल साइंस, उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, और इन सब से इतर हमने ये जाना कि जीवन में अगर किसी ने भी एक बार यूपीएससी की तैयारी की है तो आगे उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज़रूरी लगी, सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें ये ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम अपना अगला एपिसोड करें सिलेबस सारांश का। थैंक यू।